आप सबको हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियोस टाइमली देख सकें। किसी भी रिश्ते और ताल्लुकदारी में अंधा एतमाद इंसान को ले डूबता है। इंसान वहां से चोट खाता है जहां उसे ये गुमान होता है कि उसके जख्मों पर मरहम रखा जाएगा, उसके दुख दर्द को बांटा जाएगा, लेकिन इंसान वहीं से धोखा खाता है जहां से उसे वफा की उम्मीद होती है। मैंने अपनी बीवी से जितनी मोहब्बत की थी, शायद इतनी मोहब्बत किसी मर्द ने किसी औरत को ना की होगी। लेकिन आज जो वो कर रही थी वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। वो मेरी आंखों के सामने मुझसे बेवफाई कर रही थी और मुझे चढ़ा रही थी। मेरे कदम जैसे जमीन के अंदर ही धंस चुके थे। आंखों से नरम गर्म आंसू बहने लगे थे। पांव हाथ शिल हो गए थे और मैं अपने हाथों की मुट्ठियों को इतनी शिद्दत से भींचे खड़ा था कि मेरे अपने ही नाखून मेरे हाथ पर लग चुके थे। जब वो वापस आई तो उसकी सांस चढ़ी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि अब बताओ, तुमने मुझे चैलेंज दिया था ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहता था। मैं उसके हाथ उस पर उठाना चाहता था, उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देना चाहता था। लेकिन मैं ये देख रहा था कि आप किसी से इतनी मोहब्बत करें तो वो बदले में आपको इतना रुसवा कैसे कर सकता है। अगर मुझे उसकी आंखों में कहीं पर भी थोड़ी सी मोहब्बत या नदामत नजर आती तो अल्लाह की कसम मैं उसे उसी वक्त माफ कर देता। इतनी मोहब्बत तो करता था मैं उससे कि उसकी बेवफाई भी माफ कर सकता था। अगर वो मुझसे माफी मांगती तो जरूर करता, पर उसने मुझसे माफी तक मांगना गवारा ना किया कि वो तो मेरे सामने फख्र से सर उठाए खड़ी थी। जब मैंने पलटकर देखा तो वो शख्स कौन था, तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा फारिया नाम था उस लड़की का, जो मेरी जिंदगी का महवर बन चुकी थी। मैं उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था कि उसके अलावा मुझे कोई दूसरी औरत भाती ही नहीं थी। मेरी माँ बिस्तर पर आखिरी दम तक मुझसे एक ही दरख्वास्त करती रही थी। उसने मुझे कहा कि बेटा, मेरी तुझसे आखिरी दफा इल्तिजा है कि तो अपनी जिंदगी के साथ चाहे जो भी करना, पर फारिया से शादी ना करना। वो तेरे काबिल नहीं है, वो अच्छी लड़की नहीं है। पर फारिया इस वक्त मेरे लिए ऐसी हो चुकी थी कि कोई उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बोलता तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने अम्मी को भी डांट दिया कि ये भी ना सोचा कि वो पहले ही बीमार है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें वो ले रही हैं। इसी रात मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई। मेरी एक जवान और खूबसूरत बहन थी जिसका नाम तैयबा था, जिसे सब ताबी कहकर पुकारते थे। वो मुझसे पूरे 5 साल छोटी थी। मैंने उसे अपनी औलाद की तरह ही पाला था। लेकिन आजकल मुझे वो बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि वो भी अम्मी की जुबान बोलती थी। वो मेरे कमरे में आई और मुझे उसने आकर बताया कि अम्मी तो इस दुनिया से चली गई हैं। मुझे बहुत अफसोस तो हुआ, पर मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि मेरी अम्मी और फारिया की शादी में एक वाहिद रुकावट वही थी। फारिया की तरफ से मुझे कोई मसला नहीं था, बस मेरी माँ ही मुझे कहती थी कि मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। जो तूने इस लड़की से शादी की तो तेरी जिंदगी हलाकत में पड़ जाएगी। अम्मी को इस दुनिया से गए 10 दिन नहीं हुए थे कि मैंने फारिया से शादी रचा ली। मेरी बहन ने कहा कि भाई, आपने शादी करनी थी तो कर लेते, लेकिन 1-2 महीने तो सब्र कर लेते। हमारी माँ की कब्र की मिट्टी अभी तक गीली है और आप है कि शादी रचाए बैठे हैं। कुछ तो लिहाज कर लिया होता। मैंने उसे कहा कि अब तूने इस घर में रहना है तो मेरे सहारे पे रहना है, इसलिए ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। कल को अगर तेरी जुबान फारिया के सामने चली तो मैं तुझे बख्श नहीं दूंगा। फारिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। कोई ऐसा पैमाना नहीं था जिसमें उसकी खूबसूरती को मैं नाप सकता। वो हर लिहाज से एक मुकम्मल औरत थी, एक ऐसी औरत जो किसी भी मर्द को अपना दीवाना बना सकती है, वो भी चंद मिनट के अंदर ही। और फिर ऐसी औरत ने मुझे सिलेक्ट किया था, मुझे चुना था कि ये कोई छोटी बात थी। और मैं कौन था? एक आम सा आदमी, न शक्ल सूरत अच्छा, ना ही पढ़ा लिखा, बस थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी उल्टे सीधे कामों से ही आते थे। तो एक प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम था मैं। इससे जिंदगी बसर नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसने मुझसे मोहब्बत करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया हो। अब इसके बदले में मैं इसके सामने अपने आप को भी कुर्बान कर सकता था। सोचा कि माँ तो मर गई है, शादी देर से करूं या जल्दी, माँ तो वापस नहीं आ जाएगी ना। ये भी भूल गया कि मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं फारिया से शादी ना करूं। लेकिन मैं आखिरी ख्वाहिश के कॉन्सेप्ट के खिलाफ था। एक बंदा मर रहा है तो बस मर जाए, उसकी आखिरी ख्वाहिश के पीछे किसी और की जिंदगी को खराब क्यों करना? क्योंकि उसकी ख्वाहिश को चाहे पूरा करो चाहे ना करो, उसे तो वापस नहीं आना। मैं अपने कमरे में जा रहा था जब बहन को देखा, वो बैठी रो रही थी।
मैं वहां चला गया और मैंने उसे कहा कि देखो, इस वक्त मैं गुस्से में था। तो मेरी बहन है, ज्यादा जिम्मेदारी तेरी है मुझ पर। मेरे मामलात में ना बोल, इसीलिए मैं तेरी भलाई है। ये तेरा घर है, तू यहाँ रहे, जो चाहे मैं तुझे लाकर दूंगा, लेकिन तूने इस दरमियान ऐसी कोई हरकत नहीं करनी कि जिससे इस घर का माहौल खराब हो। मेरी बहन ने हाँ में सर हिलाया और उसने कहा कि ठीक है भाई, अगर आपकी यही खुशी है तो मैं मुंह से उफ तक ना निकालूंगी। बहनें तो भाइयों की खुशी के लिए अपनी जान भी दे देती हैं। मैंने उसके सर पे हाथ रखा। मैंने कहा कि तुझे जान देने की जरूरत नहीं है, तू मेरे माँ बाप की निशानी है। अब हम एक ही माँ बाप से तो पैदा हुए हैं। मैं गुस्सा करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी मुझे फिक्र नहीं। जैसे मैं तुझे सब समझा रहा हूँ, ऐसे ही फौरिया को भी समझाऊंगा। वो भी तेरे साथ अच्छे तरीके से ही रहेगी। मेरी बहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि मुझे आप पे भरोसा है और मेरे दिल में भी मेरी बहन के लिए मोहब्बत थी। हाँ, मैं अपनी मोहब्बत के रास्ते में किसी को आता हुआ देख नहीं सकता था, लेकिन मेरे रिश्तों से मुझे बहुत प्यार था। फारिया घर में आ गई और उसको पता चल गया कि ये सारा घर तो उसी का है। सब कुछ खुला पड़ा है, लेकिन एक ही रुकावट है, और वो है उसकी नंद, यानी मेरी बहन ताबी। और अब उसे वो इस घर से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पहले उसने मेरी बहन के खिलाफ छोटी छोटी हरकतें की और बातें करनी शुरू की। ये काम नहीं करती, ये करती है, वो करती है, नुकसान कर दिया है। फिर वो बड़े बड़े हथकंडों पे आ गई कि मैंने इसे किसी से बात करते सुना है, ये है, वो है, बाहर निकल जाती है, आवारा लड़की बन चुकी है। लेकिन मुझे पता था कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, इसलिए मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। और एक दिन ना जाने मेरे दिमाग पे क्या फतूर सवार हो गया कि जो इसने मुझे मेरी बहन के बारे में बताया, मैं मानता ही गया। उसने कहा कि आज तुम्हारी बहन को होटल में एक जवान लड़के के साथ देखा था और उसके साथ होटल के कमरे में जाते हुए भी देखा था। देखते ही देखते कमरे की जानिब दौड़ी। मैं दरवाजा पीटती रह गई, पर इस लड़की ने दरवाजा नहीं खोला। ये पता नहीं इसके साथ वहां पर अकेले क्या कर रही थी। मैंने कहा, कौन सा लड़का था? तो उसने कहा कि वही जो हमारे मोहल्ले का सबसे औबाश लड़का है। हमारे घर की गली गली की एक लड़का रहता था जो काफी खूबसूरत था। उसने एक दफा ताबी का रिश्ता भी मांगा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि इस वक्त उसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी। मेरे दिल में ये बात व्यवस्थ हो गई कि अगर वो पहले से ही ताबी से शादी करना चाहता था, यानी वो ताबी को पसंद करता था, तो फिर ये हो सकता है कि अभी भी उसके दिल में इश्क का दिया जल रहा हो और मेरी बहन से वो मिलने के लिए आया हो, और मेरी बहन भी उसकी खूबसूरती देख के बहक गई हो। मैंने अपनी बहन से इतना ही पूछा कि क्या भाभी ठीक कह रही हैं? तो तूने अपने कमरे को छोड़कर किसी होटल की तरफ गई थी? उसने कहा कि हाँ भाई, मैं होटल गई थी, लेकिन मैंने उसकी पूरी बात सुनी ही नहीं और उसे बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उसे बालों से पकड़ा और घर से बाहर ही निकाल दिया। मैंने कहा कि अब तुझ जैसी हराफा की मेरे घर में तो कोई ज़रूरत नहीं है और कोई जगह नहीं। मैं कैसे समझाऊं कि मुझे क्या हो गया था? मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो मैं कर रहा हूँ वो करना ही करना है, और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें क्या अच्छाई थी कि मैं अपनी बहन को मार पीट के घर से निकाल दूं? अगर वो बदकिरदार थी तो कोई और तरीका भी तो हो सकता था। मैं उसकी उसी लड़के के साथ शादी करवा देता, उसको एक दो थप्पड़ लगा के डांटता, कमरे में बंद कर देता, उसका आना जाना बंद कर देता, खाना पीना बंद कर देता। मैंने तो उसे सीधा पकड़ के घर से बाहर ही निकाल दिया। ये कोई नॉर्मल हरकत नहीं थी, लेकिन इस वक्त मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था। 2 दिन तक मेरे सर में शदीद दर्द रहा था। अजीब किस्म का दर्द था, कंधों में और सर में, ठीक ही नहीं हो रहा था। मुझे मेरी बहन की बहुत याद आने लगी। मैंने ये क्या कर दिया था? मैंने उसे घर से निकाल दिया। वो बेचारी बाहर कहाँ जाएगी, किसके घर जाएगी? हमारे तो रिश्तेदार भी नहीं थे। मैंने रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे घर तो नहीं आई। मैं बुरी तरह से परेशान हो गया। मैंने ये क्या जुल्म कर दिया? मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि अपनी बहन को तलाश करने जा रहा हूँ। मुझे इस घर में नहीं निकलना चाहिए था। उसने कहा कि अल्लाह अल्लाह करके तो अभी घर में सुकून आया, तुम सुकून बर्बाद करने पर तुले हो। मैंने कहा कि क्या मतलब? मेरी बहन के जाने से तुम्हें सुकून मिलता है और रहने से कोई मसला है? कहीं तुम ये सब कुछ झूठ तो नहीं बोल रही थी? अभी मैंने इतना ही कहा था कि मेरे सर में शदीद दर्द महसूस हुआ मुझे, और इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं था। मैं पूरे 1 साल के बाद होश में आया था। मैं पूरी तरह से चौंक कर उठा तो सबसे पहले मुझे नर्स का चेहरा दिखाई दिया, फिर डॉक्टर का। मैंने कहा कि मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ था मुझे? मेरे साथ डॉक्टर ने कहा कि आपको मुबारक हो, आपको होश आ गया है, आप कोमा में चले गए थे। आपके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी जिसकी वजह से आप ये सब कुछ हुआ था आपके साथ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है बिल्कुल, और आपको होश आ चुका है। मैंने कहा कि क्या मैं 1 साल से कोमा में था? मेरी बीवी कहाँ है, मेरी बहन? उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा टेंशन नहीं ले, आराम करें। मैंने कहा कि मुझे घर जाना है। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, आपको 1 हफ्ता मजीद यहाँ पे रहना होगा।
हमें देखना है कि आपके जिस्मानी निज़ाम पूरी तरह से फ़ाल हो चुके हैं या नहीं, इसके बाद आप जा सकते हैं। मैंने कहा कि मेरा इलाज कौन करवा रहा है? तो उन्होंने कहा कि आपका इलाज खैराती अस्पताल में हो रहा है। दरअसल मेरा दोस्त इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। मेरी अपनी सेहत की इंश्योरेंस भी वहीं की थी। मेरा वहीं पे पूरा इलाज होता रहा और मेरी बीवी के भी पैसे मिलते रहे। मैंने कहा कि मेरी बीवी मुझसे मिलने आती रही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, कभी-कभी आ जाती थी। हफ्ते के बाद मैंने अस्पताल से फारिग होकर घर आया तो मेरी बीवी मुझे देखकर हैरान हो गई। ऐसे लगने लगा कि जैसे मेरे बगैर उसका दिल मुझे तो ऐसे ही महसूस हुआ कि जैसे मेरे बगैर उसका दिल ही नहीं लग रहा था। मुझसे ऐसे लिपट गई कि मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन ये कैसी मोहब्बत थी। 1 साल तक मैं कोमा में पड़ा रहा था और इसको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि इसने मेरे बगैर कोई दुख काटे होंगे। वो तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और हशाश-बशाश लग रही थी और मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कहा कि मेरी बहन कहाँ है? क्या वो वापस आई थी कि तुमने उसे तलाश करने की कोशिश की? मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या था। मैं कोमा में कैसे चला गया? मेरी बीवी ने कहा कि अभी-अभी तुम आए हो। क्यों बहन के पीछे हलकान हो रहे हो? आराम करो। लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा था। 1 साल हो गया था मेरे साथ। कितना बड़ा ज़ुल्म हो गया था। मैं गुस्से में आके अपनी बहन को घर से ही बाहर निकाल दिया और अब 1 साल गुज़र गया। पता नहीं वो ज़िंदा भी थी या नहीं। मैं अगले दिन पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने कहा कि ये अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक इंसान की गुमशुदगी की रिपोर्ट अब आप लिखवाने आए हैं जो 1 साल पहले गुम हुआ है। ऐसे उसे तलाश करना बहुत मुश्किल है। हमें याद नहीं है कि 1 साल से हमने कोई ऐसी खबर सुनी होगी। कोई जवान लावारिस लाश लड़की इस दुनिया से चली गई हो। हो सकता है आपकी बहन ज़िंदा हो। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप आस-पास के तवाइफ खानों में जाके पता करें। मैंने कहा कि कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बहन का वहाँ पर क्या काम? उन्होंने कहा कि जब पेट की भूख इंसान के पीछे पड़ जाती है ना, तो इंसान पेट भरने के लिए किसी भी तरह का काम करता है। मैं पुलिस में हूँ, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता है। आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बहुत गहरा मशवरा दे रहा हूँ और बड़ा भी। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी बहन जवान और खूबसूरत थी, तो आस-पास के इलाकों के तवाइफ खानों में जाकर पता करें। शायद आपकी बहन वहीं पर हो या खुद भी ना गई हो, मगर उसे ले जाया गया हो। मुझे पुलिस वाले की इस घटिया मशवरे पर बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये सोचने लगा कि इसकी बात ठीक है। एक औरत जो ठीक से पढ़ी-लिखी हुई नहीं है, उसके पास घर नहीं है, छत नहीं है, तो वो क्या करेगी? लेकिन अगर मेरी बहन वहाँ थी, तो फिर इसका ज़िंदा होना या ना होना मेरे लिए एक बराबर था। पर मैं इससे मिलना चाहता था, देखना चाहता था। मैं दवाई खाने चला गया, पता नहीं किस दिल से मैं वहाँ पर गया और जाकर अपनी बहन का हुलिया बताया और पूछा कि क्या वो वहाँ आई थी? तो सामने एक अजीब-सी औरत खड़ी थी। उसने कहा कि जैसा हुलिया तू बता रहा है, अगर ऐसी लड़की यहाँ आई होती, तो कसम से हम तो अमीर ही हो जाते। लेकिन अफ़सोस है कि ऐसी यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई है। अगर तू देखना चाहता है सारी लड़कियों को, तो देख ले कि इसमें से तेरी बहन कौन-सी है। मुझे उसकी बातें बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन मैंने एहतियात से सारी लड़कियों को देखा, लेकिन मेरी साइमा इनमें से कहीं भी नहीं थी। तो दिल को सुकून आ गया कि वो वहाँ पर नहीं गई। पर फिर वो कहाँ हो सकती थी? इस बीच मेरी बीवी से मेरे झगड़े हो रहे थे। एक दिन मैंने उसे फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए सुन लिया। वो इस शख्स से कुछ पैसों का मुतालबा कर रही थी। मैंने कहा कि ये सब क्या है? तो उसने कहा कि तुम तो बीमार पड़े थे, तो फिर मैं पैसे कहाँ से लेती? मैंने कहा कि इंश्योरेंस के पैसे भी तो आते रहे हैं। उसने कहा कि इसमें मेरा गुज़ारा नहीं होता था। मैंने कहा कि तुम मेरे सामने हो, किसी से मीठी-मीठी बातें करके बेवफ़ाई करोगी? तो उसने कहा कि हाँ, करूँगी। जो करना है कर लो। मैं पहले ही परेशान था और आजकल रोज़ उसके साथ मेरा झगड़ा होता था। एक दिन मैं सड़क पे मारा-मारा फिर रहा था, जब मुझे मेरा एक रिश्तेदार मिला। वो मेरे खालू का बेटा था, लेकिन बहुत ही फ़ज़ूल आदमी था। उसका कोई काम ठीक नहीं था। मुझे देखकर ऐसे मिल रहा था, जैसे मैं दुबई से वापस आया हूँ। मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है मैं अब ठीक हूँ। उसने कहा कि क्या करते फिर रहे हो? मैंने कहा कि ताबी को तलाश कर रहा हूँ। उसने कहा कि ताबी को कैसे तलाश कर रहे हो तुम? मैंने कहा कि वो क्यों? मेरी बहन है, मैं उसे तलाश कैसे नहीं कर सकता? उसने कहा कि हाँ, वो तुम्हारी बहन है, लेकिन उसे तो इस दुनिया से गए हुए 1 साल हो गया है। मैं ये खबर सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि हाँ, जब तुमने इसे घर से निकाल दिया तो वो रात को हमारे घर आ गई थी और उसने कहा था कि किसी को नहीं बताना कि वो यहाँ है। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि सुबह उसे तुम्हारे घर ले जाऊँगा, बात करूँगा, आखिर हमारे ख़ानदान का मामला है। लेकिन इससे पहले ही वो खुदकुशी कर चुकी थी और हमने उसे दफना दिया। जब तुम्हें ये खबर बताने के लिए आया कि तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं रही, तो पता चला कि तुम तो कोमा में चले गए हो। मैंने कहा कि वो कह दो ये झूठ है। उसने कहा यार ये झूठ नहीं है, काश कि मैं कह सकता कि ये झूठ है। काश कि वो अब तक ज़िंदा होती, मैं कोमा में पड़ा होता, लेकिन उसे कोई अपने घर में बहन बना के रखता, तेरी अमानत समझकर उसकी हिफाज़त करता। पर वो तो इस दुनिया से चली गई है। मैंने कहा कि कहाँ दफनाया उसको? तो
तो उसने कहा यही मोहल्ले के कब्रिस्तान में दफनाया है, आ मैं तुझे उसकी कब्र पर ले चलता हूँ। वो मेरी बहन की कब्र पर ले गया। बहन की कब्र देखकर ये तो यकीन हो गया कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दिल जो खून के आंसू रो रहा था उसका क्या करता। मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, कंवारी बहन, जो ना किसी की बीवी बन सकी, ना किसी की माँ बन सकी, बेचारी यूं ही इस दुनिया से चली गई। इसका क्या कसूर था? मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई। मुझे इसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं ये कैसे कर गुजरा? मेरा दिमाग अभी तक फट रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि इस रात मुझे क्या हो गया था। मेरी इस गलती की वजह से मेरी बहन इस दुनिया से चली गई, खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई थी। जाकर मेरे माँ बाप को क्या बताया होगा कि भाई ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। बहन की कब्र पर बैठ कर रोते रहना, जाके जितने कितनी देर तक मैं रोता रहा। मेरा वो कज़न कहने लगा कि चलो वहाँ से, ये चलो मेरे घर, मैं नहीं अपनी बहन को छोड़कर वापस नहीं जाऊँगा। तुम चले जाओ। अभी मेरा दिल नहीं हल्का हुआ। मुझे उसकी सारी बातें याद आने लगी। मुझे याद आने लगा कि एक दिन उसे चांदी का हार बनाने का शौक चढ़ा था, लेकिन बाबा ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तब मैंने उसे अपनी सारी किताबों के सारे जूते और सारे कपड़े बेच के इसके लिए चांदी का हार बनवा कर दिया था, जिसे वो हमेशा अपने गले में पहने रखती थी। मैं उसका वही भाई था जिसने उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। फिर मैं कैसे उसकी जिंदगी का इतना बुरा इंसान बन गया। रो रो कर थक गया, आंखें सूज गई। वापस घर आ गया। घर आकर देखा बीवी तो तृष्णगी में और ही थी कोई। घर पे तो वो खाना बनाती ही नहीं, बाहर से ऑर्डर करती थी। मैंने कहा कि मैं बाहर से ऑर्डर करती हूँ। जब मैं बीमार पड़ा था, मेरा इलाज खैरात पे हो रहा था और मेरी कंपनी की तरफ से जो पैसे आ रहे थे, तुम इन पैसों का क्या करती थी? उसने कहा कि मैं घर को चलाती थी। मैंने कहा कि एक इंसान कोई घर को नहीं होता। घर को कैसे चलाया तुमने? उसने कहा कि क्यों? मैंने भूखे रहना था, खाना नहीं खाना था। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ ना। उसने कहा कि अब तुम अपनी एक जिम्मेदारी रह गई है और मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। मेरी बीवी को कोई परवाह नहीं थी। उसने मुझे तसल्ली नहीं दी। मैंने उसे बताया कि साइमा मर चुकी है, तो उसने कहा कि मुझे तो पहले ही शक था कि वो मर गई होगी। अगर जिंदा होती तो क्या वापस नहीं आती? मैंने कहा कि फिर भी तुम्हारी आंखों में कोई आंसू नहीं है। उसने कहा कि नंद के मरने पे भाभी कभी नहीं रोती। मैंने कहा कि तुमने इसे हमेशा नंद ही समझा। काश तुमने इसे अपनी बहन समझा होता। लेकिन जब भी जिसकी बहन थी, उसने भी उसके साथ क्या किया। मैं खुद से बोलता बोलता कमरे में चला गया। बिस्तर पे लेटा, न जाने किस पहर नींद आ गई तो ख्वाब में अपनी बहन को ही देखने लगा। वो एक जगह पे खड़ी थी जहाँ बहुत ही ज्यादा रोशनी थी। अपनी बहन को देख के बहुत खुश हो गया। मैंने कहा कि ताबी तू जिंदा है? उसने कहा कि नहीं भाई, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा क्या मतलब? क्या हुआ है तेरे साथ? तुझे किसने कहा? उसने कहा कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। बस आप अपने घर में लगे पड़े पेड़ के दरख्त के नीचे खुदाई करें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने कहा कि क्या मतलब? मेरी बात तो सुन के रुक जा। मेरी बात तो सुन मेरी बहन। लेकिन वो हाथ छुड़ा के वहां से चली गई। मैं नींद से ऐसा जागा जैसे डूबते डूबते कोई उभर आता है। मुझे ये खुद ख्वाब सुनकर अच्छी तरह याद था। मेरी बहन मेरे ख्वाब में आई तो उसने कहा कि घर में लगे दरख्त के नीचे खुदाई करो, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं घर में वाकई एक दरख्त लगा हुआ था। मैं अजीब तरीके से कांप रहा था। मैंने ख्वाब में अपनी बहन को देखा था, उस बहन को जो मर चुकी थी। उसने मुझे पैगाम दिया था। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। मैंने इरादा कर लिया कि मैं दरख्त के नीचे खुदाई जरूर करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने बेलचा दरख्त की तरफ जाने लगा लेकर, तो मेरी बीवी रास्ते में आ गई। उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? क्या करना चाहते हो? मैंने कहा कि मैं खुदाई करना चाहता हूँ यहाँ पे। उसने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं करने, तुम्हें क्या मिल जाएगा? वो अजीब सी हालत में आ गई थी। मैंने कहा कि हट जाओ मेरे रास्ते से, जो मैं करना चाहता हूँ वही करूंगा। वो मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने जैसे ही खुदाई की तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मैं खुदाई करता जा रहा था। अचानक मुझे एक बड़ा सा काला शॉपर नजर आने लगा। काले शॉपर के ऊपर बेलचा पड़ा तो उसके नीचे से एक चीज नजर आई। मैं अपने दिल पे हाथ रखे पीछे ऐसे हटा के जैसे मैंने दोजख का मंजर देख लिया हो। ये तो वही हार था जो मैंने अपनी बहन के लिए बनवाया था, लेकिन हार खाली नहीं पड़ा था, किसी ने पहना हुआ था। और किसने पहना था? वो अपने जमीन के अंदर पड़ा हुआ था। इसका मतलब कि मेरी बहन घर आई थी। उसकी लाश यहाँ पर कैसे आ गई? उसने खुदकुशी नहीं की थी। उसे जावेद नामी मेरे कजन ने मदफन किया था, तो उसकी लाश यहाँ पर क्या कर रही थी? वो कब्र किसकी थी? मैंने पलटकर देखा तो मेरी बीवी पूरी तरह घबराई हुई नजर आ रही थी। मैंने उसे गले से पकड़ लिया और कहा कि फौरन से पहले हकीकत बता दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने कहा कि मैंने तुम पर काला जादू किया था ताकि तुम अपनी बहन की तरफ से मुतनफ्फर हो जाओ, और ऐसा ही हुआ और तुम कोमा में चले। ऐसे ही नहीं गए थे। मैंने तुम्हारे सर पर डंडा मारा था, लेकिन उसकी नीयत नहीं थी।
कि तुम कोमा में चले जाओ। तुम कोमा में चले गए और इसके बाद तुम्हारी बहन घर आई थी। उसने कहा कि वो सबको सब कुछ बता देगी। उसे यहाँ पे रखना नहीं चाहती थी मैं, क्योंकि मेरे दूसरे लोगों के साथ भी ताल्लुकात थे और मैं इस घर को गलत काम के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया था और यहाँ पर दफना दिया था। मैंने इस काम में जावेद की मदद ली थी और जब मुझे पता चला कि तुम अपनी बहन को ढूंढने के लिए जा रहे हो, तो मैंने उसे फ़ोन करके कहा कि वो तुम्हें तलाश करके झूठी कहानी सुना दे, नकली कब्र भी दिखा दे जो हमने बनाई थी, ताकि किसी को ख्वाब में भी ये पता ना चले और किसी को जवाब ना देना पड़े। ये कब्र हमने खुद ही बनाई थी ताकि किसी को भी हमें जवाब ही ना देना पड़े। किताबी कहाँ गई? मेरी बीवी ने सब कुछ उगल दिया था। मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे। दिल तो किया कि अपनी बीवी को जान से मार दूं, लेकिन मौत उसके लिए निजात बन जाती। मैंने वहीं खड़े खड़े उसे तलाक दे दी, उसे मोबाइल और दूसरी चीजें सब कुछ छीन लिया और उस पर पुलिस केस कर दिया। पुलिस को मुजरिम भी मिल गया और लाश भी। मैंने इल्तिजा की कि इसे फांसी की सजा दी जाए। अब इसे फांसी की सजा हो गई है। मैं इससे मिलने के लिए गया था, देखने के लिए कि उसकी आंखों में मौत का डर कैसा नजर आ रहा है। वो बहुत बुरी हालत में थी, पर उसे इस हालत में देखकर मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा था। क्या मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा भी मिलती है? कभी क्या बिगाड़ा था मैंने उसका? सिर्फ अपनी मर्जी के लिए एक घर मिल गया है, जहाँ पे मुख्तलिफ यारों को मिलाकर उनके साथ वक्त गुजार सके। मेरी कमाई के पैसे महीने के महीने मिल जाए और मजे करती रहे। उसने मेरी बहन को बेदर्दी से मार डाला और मुझे भी इतनी बड़ी आफत में डाल दिया। क्या औरत ऐसी होती है? आप लोग बताएं कि जो मैंने किया वो सही किया या गलत किया? क्या मुझे अपनी बीवी को जान से मार देना चाहिए था? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो इस औरत से सच्ची मोहब्बत की थी, मगर उसने मेरी मोहब्बत का मान तक नहीं रखा था और मेरे ही सामने गैर मर्दों से राब्ते इस्तवार किए। कोई भी गैरतमंद मर्द ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी के गैर मर्दों से ताल्लुकात हों। आप सब बताएं कि क्या मेरा फैसला हक पर मबनी था? क्या मैंने जो भी किया वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किए हुए है या फिर नहीं?